हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं भाग करके संघीय कार्यपालिका के अधीन आने वाले राष्ट्रपति टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति से जुड़े हुए कौन कौन से अनुच्छेद हैं और बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और राष्ट्रपति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्या क्या फैक्ट बनता है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, आज हम लोग संघीय कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे जो देश है, हमारे देश में 3 तरह के सरकार होते हैं। हमारे देश में कितने तरह के सरकार हैं? 3 तरह के सरकार हैं। एक को कहते हैं हम लोग केंद्र सरकार, जिसको हम लोग संघ सरकार के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपका राज्य सरकार होती है, और तीसरा आपका स्थानीय सरकार होती है, यानी स्थानीय स्वशासन होती है, जिसको पंचायती सरकार के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों जो स्तर की सरकार हैं, संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये कार्यपालिका के अधीन आती है ना, कार्यपालिका। तो हम लोग जो अभी पढ़ने जा रहे हैं वो संघीय कार्यपालिका के अधीन हम लोग पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम लोग संघ कार्यपालिका के बारे में चर्चा करेंगे, मुख्य रूप से राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। और ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं हैं, क्या शर्तें हैं, राष्ट्रपति के क्या क्या अधिकार है, सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा और बेसिक चीज जानते हैं दोस्तों कि जो सरकार होती है, सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। सरकार के कितने अंग हैं दोस्तों? 3 अंग हैं। कौन कौन सी है? एक को कहते हैं हम लोग विधायिका, एक क्या होता है? विधायिका। दूसरा क्या होता है दोस्तों? कार्यपालिका, कार्यपालिका। एक होता है दोस्तों न्यायपालिका, न्यायपालिका, है ना। ये सरकार के 3 स्तंभ होते हैं। सरकार के कितने स्तंभ होते हैं दोस्तों? 3 स्तंभ होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग ये विधायिका, कार्यपालिका, और तीसरा है न्यायपालिका। चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है दोस्तों आपका प्रेस को। क्वेश्चन पूछता है कि ये चौथे स्तंभ के रूप में किसे जाना जाता है, तो मीडिया यानी कि प्रेस को जाना जाता है। लेकिन मुख्य रूप से कितने स्तंभ होते हैं सरकार के? सरकार के 3 स्तंभ होते हैं, और यही तीनों के द्वारा पूरी तरह से शासन व्यवस्था चलाया जाता है। विधायिका का क्या कार्य है, कार्यपालिका का क्या कार्य है, न्यायपालिका का कार्य है, सबके बारे में इसी लेक्चर में संक्षेप में चर्चा करेंगे। लेकिन कार्यपालिका के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो विधायिका का काम है विधि बनाना, यानी कि कानून बनाना, और इस कानून को किस तरह से लागू कराया जाए इसका काम है कार्यपालिका का। और ये कानून कराने के दौरान कौन से व्यक्ति ये विधि का यानी कानून का उल्लंघन करता है या फिर कार्यपालिका अच्छे ढंग से उसे लागू नहीं करवा पाता है, तो उसके न्याय करने के लिए बैठे हैं कौन? न्यायपालिका। हाँ, ये सब जो घटनाएं देख रहे हैं ये सबको जनता के बीच में रखने का कार्य करता है कौन? आपका प्रेस यानी कि मीडिया। इस तरह से देखा जाए तो सरकार जो शासन व्यवस्था चलाती है दोस्तों, ये 3 स्तंभों के आधार पर चलाती है। संविधान में चर्चा 3 का किया गया है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेकिन चौथा जो प्रेस है, इसे भी चौथा स्तंभ के रूप में जाना जाता है। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं कार्यपालिका के बारे में। संघ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बाद में फिर आपका ये राज्य सरकार, फिर पंचायती राज सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। कहाँ होती है दोस्तों? राष्ट्रपति में निहित होती है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 53 में की गई है। दोस्तों, इससे पहले मैं एक बार आप लोगों के बीच ये अनुच्छेद के बारे में मुख्य रूप से कौन कौन से राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद है उसके बारे में एक बार मैं संक्षेप में चर्चा कर देता हूँ, थोड़ा पेशेंस बनाए रखेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 52 है ना। भाग 5 में आपको पता होगा कि 52 से लेकर 151 तक में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद जो 52 है दोस्तों, ये 52 में आपका अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद होगा, है ना, देश में एक राष्ट्रपति का पद होगा, ये अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 53 कहता है कि ये जो देश की कार्यपालिका शक्ति होती है ये किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। और अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरह से होगा। तो आप सिर्फ की पॉइंट ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कहाँ चर्चा किया गया? अनुच्छेद 54 में। और ये जो 55 कहता है, 55 प्रोसेस को बताता है। किसका प्रोसेस? निर्वाचन के प्रोसेस को बताता है। यानी कि क्वेश्चन पूछेगा कि प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस तरह से होगा, इसकी चर्चा कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 55 में की गई है। 56 की बात करें दोस्तों, तो 56 में इसके कार्यकाल की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है? कार्यकाल की बात किया गया है। 57 में कहता है कि 57 में कहता है दोस्तों आपका कि राष्ट्रपति जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। 58 में इसकी शर्त एवं अर्हताएं की बात की गई कि इसके लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए। तो दोस्तों इसे आप ध्यान में रखेंगे। 52 कहता है राष्ट्रपति का पद होगा। 53 कहता है आपका कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 में निर्वाचन है। 55 में प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया? निर्वाचन की प्रक्रिया। 56 में है दोस्तों, 56 में है कार्यकाल, और 57 में जितनी बार चाहे उतनी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है, और 58 में शर्त एवं अर्हताएं हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों इसी स्लाइड में, या फिर मैं दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ, इसे हटाकर कहाँ तक देखिए 58 तक। 59 में बात करें दोस्तों, 59 में आपका आर्टिकल 59 में दोस्तों शर्त है, जबकि आर्टिकल 58 की बात करें तो 58 में आपकी योग्यता की बात करती है। 58 में क्या है दोस्तों? योग्यता है, जबकि 59 में शर्त है। आर्टिकल 60 में दोस्तों शपथ है। आर्टिकल 60 में क्या है? शपथ, यानी कि राष्ट्रपति शपथ किस तरह से लेंगे, किनके सामने लेंगे, ये 60 में दिया गया है। और 61 में आपका महाभियोग है। 61 में क्या है दोस्तों? महाभियोग है। तो आप 52 से लेकर के 61 तक आप अभी एक बार में आप ध्यान में रख सकते हैं। फिर से मैं एक बार रिकॉल कर दूं दोस्तों, 52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित, 54 में आपका निर्वाचन, 55 में प्रक्रिया, 56 में कार्यकाल, 57 में जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है, 58 में योग्यता है, 59 में शर्त, 60 में शपथ और 61 में महाभियोग।
ठीक है, आप कैसे याद रख सकते हैं? 60 शपथ एक जैसा लग रहा है, 61 में महाभियोग, 59 में शर्त, 59 शर्त बोलने में लगभग एक जैसा, 58 में आपका योग्यता, 57 में जितनी बार चाहे उतनी बार बन सकता है, 56 में कार्यकाल और 55 में आपका प्रक्रिया, चुनाव की प्रक्रिया, 54 में निर्वाचन, 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति भी नहीं है और 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। आइए अब हम लोग फैक्ट की ओर चर्चा करते हैं। तब भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी दोस्तों? राष्ट्रपति में निहित होगा। ये कौन से अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 53 करता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन पूछेगा भारत में किस प्रकार की व्यवस्था है? तो संसदीय व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद जितने भी होते हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के उत्तरदायी कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, तो लोकसभा से विश्वास हट जाए तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ठीक है, और ये इसीलिए संसदीय व्यवस्था अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति दोस्तों नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। क्वेश्चन पूछेगा राष्ट्रपति किस प्रकार की कार्यपालिका होती है? तो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। जबकि प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल की बात करें तो प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल उसका वास्तविक कार्यपालिका होती है। क्वेश्चन पूछता है कि हमारे देश की वास्तविक कार्यपालिका किसे कहा जाता है? तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को। जबकि नाम मात्र की जो आपका कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति होते हैं। इसे ध्यान में रखेंगे, इससे बहुत ज्यादा फैक्ट बनता है। आइए जो हम पीछे चर्चा किए थे उसको लिखित में यहाँ पर दिया गया है कि सरकार के अंगों का विवरण। सरकार के कितने अंग होते हैं दोस्तों? 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का क्या काम है? विधायिका के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। अभी सिर्फ इसके कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। विधायिका का काम है देश के लिए कानून बनाना। विधायिका का काम क्या है दोस्तों? देश के लिए कानून बनाना। दूसरा है बजट पारित करना और फिर संविधान में संशोधन करना। ये मुख्य रूप से किसका काम है? विधायिका। इसी के अंतर्गत हम लोग दोस्तों संसद के बारे में चर्चा करेंगे कि लोकसभा क्या है और राज्यसभा क्या है। ये संघ में और राज्य में देखेंगे, फिर विधानसभा विधान परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। ये विधायिका के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है दोस्तों, जैसे उदाहरण में लिखा गया है कि संसद के बारे में चर्चा करेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्य में विधानसभा और विधान परिषद, ये इसको हम लोग सामूहिक रूप से विधानमंडल का देते हैं। अगला है दोस्तों कार्यपालिका। कार्यपालिका जो हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव करते हैं। इसका क्या काम है कि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून और नीति को लागू कराना, है ना, किस ढंग से लागू आप करा सकते हैं। ठीक है, देश को दिन प्रतिदिन का प्रशासन चलाना, ये आपका कार्यपालिका का कार्य है। जैसे जितने भी आपका कार्यपालिका 2 तरह के होते हैं दोस्तों, एक होते हैं अस्थायी कार्यपालिका, एक होते हैं अस्थायी कार्यपालिका। तो जितने भी सरकारी वाले जॉब वाले व्यक्ति होते हैं वो आपका अस्थायी कार्यपालिका के अधीन आता है, और जो मंत्री होते हैं चुनाव के द्वारा जो चुन कर भेजा जाता है इन्हें हम अस्थायी कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इसीलिए देखते होंगे कि जितने भी आपका जैसे डीएम हो गया, एसपी हो गया, ये सब कार्यपालिका के अधीन आता है। ये किस प्रकार की कार्यपालिका है दोस्तों? अस्थायी कार्यपालिका है। जबकि अगर हम बात करें विधायक हो गया, आपका संसद हो गया, ये सब जो बात है ये आपका अस्थायी कार्यपालिका है। ये सब का कार्य क्या है कि कानून को लागू कराना, उस लागू किस तरह से कराया जाए, ये इसका जिम्मेदारी होता है कार्यपालिका का, है ना। वहीं लिखा हुआ है केंद्र में ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब कार्यपालिका है। ये नहीं कि ऑफिसर जो भी होते हैं यानी सरकारी कर्मचारी, ये भी कार्यपालिका ही होती है। ठीक है, राज्य में आपका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब होते हैं। इसी के बारे में हम लोग इस लेक्चर में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। न्यायपालिका, जुडिशरी, ये इसका क्या काम है? इसका काम है कानून की व्याख्या करना, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करना और व्यक्तियों एवं निजी पक्षों के बीच विवादों को समाधान करना। ये सब काम क्या है? न्यायपालिका का। इसके बारे में हम लोग लेक्चर में, इस लेक्चर में नहीं बल्कि आगे के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लगातार बने रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल जीके हब बाय रामविलास सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। आपको पूरी कंटेंट आपको अवेलेबल कराई जाएगी बारी बारी से। अभी हम संविधान का सीरीज को शुरू किए हुए हैं, आगे हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ शुरू करेंगे। आप कमेंट में बताएंगे कि ये समाप्त होने के बाद कौन से सब्जेक्ट शुरू किया जाए। ठीक है, लेकिन ये समाप्त होने के बाद ही हम लोग चर्चा करेंगे। उदाहरण में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे न्यायपालिका के अधीन। आइए दोस्तों, अब हम लोग जो हमारे देश की नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं, इसकी चर्चा कहाँ किया गया? अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। पीछे ही हम बता चुके थे। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, हमारे देश के संवैधानिक प्रधान कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं या फिर उपराष्ट्रपति होते हैं। आप आंसर क्या देंगे दोस्तों? राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति भारत का क्या होता है? प्रथम नागरिक कहलाते हैं, है ना। भारत का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है? तो राष्ट्रपति को माना जाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 58 में चर्चा किया गया। राष्ट्रपति पद की योग्यता की चर्चा कहाँ किया गया? अनुच्छेद 58 में किया गया, 58 में। संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने के योग्य तभी होगा जब वह भारत का क्या हो? नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, निर्वाचित नहीं हो, उसके चुने जाने योग्य हो, चुनाव के समय लाभ का पद धारण न करता हूं। दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, कुछ कॉमन चीज है। भारत का नागरिक हो, ये तो सब में होगा। आप एक चीज और इसमें जोड़ सकते हैं कि पागल या दिवालिया ना हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो, ये भी आपका योग्यता के अंतर्गत आएगा। 2 चीज तो भारत में कुछ भी, चाहे आप सरकारी जॉब करें या फिर कुछ भी करें, है ना, तो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूं, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय कोई लाभ का पद धारण न करता हूं। ये राष्ट्रपति पद की योग्यताएं हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। अब राष्ट्रपति पद, ये जो आप बताया गया है कि चुनाव के समय आपका लाभ का पद पर नहीं हो, तो उसके लिए क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद पर हो,
संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो उसे लाभ का पद धारण करने वाला नहीं माना जाएगा। यानी कि कोई जैसे चुनाव हो रहा है, ऑलरेडी वो राष्ट्रपति हैं या उपराष्ट्रपति के पद पर हो, तब वो नॉमिनेशन डाल सकते हैं क्योंकि उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। या फिर संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य भी हो तभी उसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचन मंडल। इन्हें निर्वाचन मंडल कहने का मतलब हुआ कि निर्वाचन में कौन कौन शामिल होगा, निर्वाचन किस तरह से होता है। तो निर्वाचन मंडल की चर्चा कहाँ किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 54 में किया गया है। निर्वाचन मंडल में शामिल कौन कौन होते हैं? निर्वाचन मंडल में दोस्तों ये 3 व्यक्ति शामिल होते हैं, 3 लोग। एक होते हैं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। कौन कौन होते हैं? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। एक चीज आपको कॉमन मिल रहा होगा दोस्तों, वो कॉमन क्या है कि सब में निर्वाचित होना चाहिए, सब में निर्वाचित, यानी सब जीत के गया हो। कहाँ कहाँ से? राज्यसभा, लोकसभा और फिर आपका विधानसभा, है ना। ये तीनों का सदस्य हो, लेकिन तीनों कैसा हो? निर्वाचित सदस्य हो। तीनों कैसा सदस्य हो दोस्तों? निर्वाचित सदस्य हो, मनोनीत नहीं। सर मनोनीत भी होता है? हाँ मनोनीत भी होता है। आगे हम चर्चा करेंगे कि किसके सदस्यों को मनोनयन किया जाता है, राष्ट्रपति का कुछ अधिकार है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बस अभी आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और फिर राज्य विधानसभा के सदस्य। लेकिन ये सब कैसा होना चाहिए? निर्वाचित सदस्य होनी चाहिए। ठीक है। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुदुचेरी विधानसभा और दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल किए गए हैं। दोस्तों 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं, पुदुचेरी और दिल्ली, जहां की विधानसभा की व्यवस्था किया गया है। ठीक है। तो ये जो पुदुचेरी और दिल्ली विधानसभा की विधानसभा है, तो उसके भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी आपका राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ठीक है। ये बाद में व्यवस्था किया गया है, मेरे ख्याल से 17वां संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था किया गया है। ठीक है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अब उम्मीदवारों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को के लिए क्या क्या फैक्ट है दोस्तों? कि 50 सदस्य प्रस्तावक होना चाहिए, 50 सदस्य अनुमोदक होना चाहिए, और ये जो होना चाहिए ये संसद होना चाहिए, संसद सदस्य होना चाहिए, आम लोग नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन पूछता है राष्ट्रपति पद के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक व्यक्ति होते हैं? तो आपका 50 सदस्य प्रस्तावक होगा और 50 व्यक्ति और समर्थन करेंगे, तो इसी तभी वो नॉमिनेशन डाल सकता है। एक ही व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुना जा सकता है? बताइए किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 57 में चर्चा किया गया। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि अमेरिका के संविधान में, ये अमेरिका देश में जो है राष्ट्रपति मात्र 2 बार ही बन सकता है, लेकिन भारत में राष्ट्रपति जितना मन है उतना बार बन सकता है। ये अनुच्छेद 57 कहता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया की बात किया गया है। ये प्रक्रिया की बात किस अनुच्छेद में दोस्तों? अनुच्छेद 55 में है। कौन सी प्रक्रिया है दोस्तों? समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ये जो चुनाव होता है दोस्तों, ये जो चुनाव है इसको आप सामान्य रूप से यह समझेंगे, ये ऐसे चुनाव है जिसमें कि 50% +1 वोट आना जरूरी है, तभी वो विजेता घोषित होगा। यही है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति। जो सामान्य रूप से होता है दोस्तों, मुखिया का चुनाव हो गया, सरपंच का चुनाव हो गया, संसद का चुनाव हो गया, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, ये सब का जो चुनाव होता है दोस्तों, उसमें अधिकतम जो वोट लाता है, जैसे कि मान लिया जाए दोस्तों कि 50 आपका वोटर है। ठीक है, 50 वोटर में से मान लिया जाए कि ये 3 व्यक्ति हैं, एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है और एक सी व्यक्ति है। ठीक है, ए व्यक्ति को मान लिया जाए दोस्तों कि 20 वोट आया है। कितने वोट आए हैं? 20 वोट आया है। बी व्यक्ति को आपका मान लिया जाए आपका 10 को आया है ना। इसको 10 नहीं, इसको हम दे देते हैं आपका 15 दे देते हैं। ठीक है, 15 दे देते हैं, तब 20 10 30 5 आपका 35 हो गया। 35 हो गया, तो 35 में 15 घटाइए, कितना बचेगा? मेरे ख्याल से 15 बचेगा। ठीक है, तो आप ऐसा करें, ये थोड़ा आंकड़ा गड़बड़ा रहा है, हम इसको अगर ले लें 16, इसको कर दें हम 14। ठीक है, एक को 16 और एक को हम क्या कर दें? 14 कर दें। ये 14 है, ये 16 है। इस स्थिति में जो समान रूप से वोट होता है, मुखिया हो गया, सांसद हो गया, इसमें कौन विजेता हो जाएगा? जो अधिकतम वोट लाया है। अधिकतम वोट कौन लाया है? ए लाया है, तो ए विजेता घोषित होगा। लेकिन राष्ट्रपति में ऐसा नहीं होती है। राष्ट्रपति में जो होता है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में आपका 50% +1 होना नितांत आवश्यक है। जैसे 50 वोट है, 50 में से 50 +1 कितना हो गया? 25 + 1 यानी कि 26 वोट लाना जरूरी है, तभी वो विजेता घोषित होगा। तो बताइए इस स्थिति में कौन विजेता घोषित होगा? इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति 50% +1 वोट नहीं लाया है, कि इस स्थिति में दोस्तों कोई भी विजेता घोषित नहीं किया जाएगा। इसमें डबल गणना होगा, और डबल गणना होने के बाद जो कम वोट लाया है कि बी को मतगणना से आपका साइड कर दिया जाएगा। अब 20 और इसके वोट को ये दोनों में क्या किया जाएगा? समान रूप से बांट दिया जाएगा। उसके बाद में क्या होगा कि जो 50% +1 वोट लाएगा वही विजेता घोषित होगा। ये पद्धति है समानुपाती प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये निर्वाचन प्रक्रिया आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अगर ये चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो तो इसका निपटारा करता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय करता है। यह बात कहाँ लिखा गया? अनुच्छेद 71 में। दोस्तों अभी ही बता देते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी अगर राष्ट्रपति चुनावी कोई विवाद हो तो इसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करता है। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 71 में किया गया है। यदि चुनाव अवैध घोषित हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध माना नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे अगर चुनाव हो गया, राष्ट्रपति निर्वाचित भी हो गए हैं, तो इसके लिए इसके बाद अगर ये चुनाव अवैध घोषित हो जाती है तो राष्ट्रपति ने जितने भी कार्य किए उसे अवैध नहीं माना जाएगा, उसे वैध माना जाएगा। ठीक है,
अब जानते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। राष्ट्रपति का कार्यकाल की चर्चा अनुच्छेद 56 में किया गया। आपको बताए थे हम शुरू में ही, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद धारण करता है, ठीक है, लेकिन उसके बीच में भी पद को समाप्त किया जा सकता है। पदावधि समाप्त होने के बाद भी वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जैसे कि आज मान लिया जाए कि आज कितना तारीख है, 11 जनवरी है, ठीक है, आज के दिन ये इनका कार्यकाल, मान लिया जाए कि द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल ये आज का दिन समाप्त हो जाती है और अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। तो जब अभी तक चुनाव नहीं होता है तो अगले राष्ट्रपति चुनने तक द्रौपदी मुर्मू ही राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। इसके जगह पर उपराष्ट्रपति आपका राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेंगे। इसीलिए सामान्य रूप से ऐसा देखा जाता है कि जब राष्ट्रपति का कार्यकाल बचा हुआ हो उसके पहले ही निर्वाचन करा लिया जाता है। अगर नहीं हो पाए तो यही राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, उपराष्ट्रपति नहीं कार्य करेगा, ठीक है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। पद धारण से संबंधित कुछ फैक्ट क्या है। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है, जिसकी चर्चा कहाँ किया गया दोस्तों, अनुच्छेद 60 में किया गया। 60 में शपथ की चर्चा किया गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वह किसके पास शपथ लेते हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास शपथ लेते हैं। और अगर ये उपस्थित नहीं हो यानी अनुपस्थित हो तब इनके बाद जो वरिष्ठतम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष ये शपथ ग्रहण लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि राष्ट्रपति किसके समक्ष में आपका शपथ लेती है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर ये नहीं होंगे तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है, इसके पास शपथ ग्रहण लेता है। इनकी चर्चा अनुच्छेद 60 में किया गया है। अब अनुच्छेद 77 क्या कहता है दोस्तों, 77 के क्लास 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। यानी कि जितने भी ये भारत सरकार के कार्य होते हैं दोस्तों, कार्यपालिका के कार्य, जैसे किसी देश से समझौता करना है, किसी देश से कोई चीज खरीदना है, तो ये जो साइन होता है ये किसके नाम से होती है दोस्तों, राष्ट्रपति के नाम से ही साइन होता है। लेकिन सारा कार्य करने वाले कौन हीरो होते हैं, क्योंकि वास्तविक प्रधान होता है कार्यपालिका का, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल ये सलाह देता है, लेकिन काम होता है राष्ट्रपति के नाम से। ये 77 के क्लाउज 1 के अनुसार। 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, ठीक है। ये क्या कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक हो, इसके लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए कुछ नियम बनाते हैं। ये 77 के 3 कहता है। आइए दोस्तों, कुछ राष्ट्रपति हैं जो बने हैं, उनके लिस्ट दिया गया है यहाँ पर कि भारत के कौन कौन से राष्ट्रपति हैं। आपको पता होगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हुए हैं। और ये ऐसे राष्ट्रपति हुए दोस्तों जिनका कार्यकाल 2 बार लगातार हुए हैं, यानी कि ये 1950 से लेकर 1962 तक बने हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि वह कौन सा राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार आपका कार्यकाल पूरा किए हैं, तो वो मात्र एक राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। उसके बाद में ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जाकिर हुसैन है, ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। क्वेश्चन पूछेगा देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन हुए हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन हुए हैं। बीबी गिरी हैं, बीबी गिरी ऐसे राष्ट्रपति हुए दोस्तों जिनके लिए दोहरी मतगणना प्रणाली आपका शुरू करना पड़ा है, बीबी गिरी। फखरुद्दीन अली अहमद हैं, फिर नीलम संजीव रेड्डी हैं, इनके कार्यकाल को भी आप ध्यान में रखेंगे, 77 से वर्ष सभी का कार्यकाल भी ध्यान रखेंगे आप। एक बार आप लिस्ट को पढ़ लेंगे दोस्तों, इस पीडीएफ को बार बार रीडिंग करें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जीके हब बाय रामविलास सर, इसी के नाम से बनाया गया है, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों ये ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने हैं। एक बार राष्ट्रपति के पद ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे, हार हुई, लेकिन बाद में ये निर्विरोध राष्ट्रपति बने हैं। क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों, कौन से राष्ट्रपति जो निर्विरोध ये राष्ट्रपति बने हैं, नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों ये महिला नहीं है, पुरुष हैं। ज्ञानी जैल सिंह, ये 1982 से 77 इनका कार्यकाल हुआ। आर वेंकट रमनी 1987 से 1992, ये देश के प्रथम आपका दलित राष्ट्रपति हुए हैं, आर वेंकट रमन। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 से 97 के बीच। आर के नारायण, ये भी ऐसी आपका राष्ट्रपति हुए हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये 2002 से 2007 तक में हुए हैं। प्रतिभा पाटिल, ये आपका 2007 से 2012 तक हुए हैं। ये प्रतिभा पाटिल प्रथम आपका ये महिला राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। एपीजे अब्दुल कलाम प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। उसके बाद में प्रणब मुखर्जी 2012 से लेकर 2007 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। रामनाथ कोविंद 2017 से लेकर 2022 तक, और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जो हैं, जो 25 जुलाई 2022 से वर्तमान अभी तक राष्ट्रपति के पद पर आसीन हैं, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, ये जो द्रौपदी मुर्मू है, ये प्रथम महिला दलित राष्ट्रपति बनने वाले हैं, द्रौपदी मुर्मू। कुछ फैक्ट के बारे में जानते हैं, विशेष तथ्य। द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। और ये सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में भी बने हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाले प्रथम राष्ट्रपति हैं और सबसे युवा राष्ट्रपति हैं, पहला महिला दलित राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कुछ कार्यवाहक राष्ट्रपति भी हुए दोस्तों, जैसे बीबी गिरी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बीडी जत्ती, ये सब आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति तब बनते हैं दोस्तों जब किसी कारणवश राष्ट्रपति के पद ये आपका रिक्त हो जाती है ना, तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बनाया जाता है। बीबी गिरी बने थे 1969 से 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक में रहे, है ना। फिर बीडी जत्ती 11 फरवरी 1970 से 25 जुलाई 1977 के बीच रहे। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह से और एक फैक्ट बनता है दोस्तों कि ये प्रथम
न्यायाधीश हुए हैं जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे, है ना। इसकी चर्चा आगे करेंगे कि क्यों कार्य किए थे ये, ठीक है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग सकता है, ठीक है। नहीं, आपको पता है समान रूप से इनका कार्यकाल कितना होता है 5 वर्ष, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी पद का त्याग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कितनी तरह से कर सकते हैं, तो आइए चर्चा करते हैं हम लोग कितनी तरह से कर सकते हैं। पहला तो वो क्या कर सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं। त्याग पत्र किनको देंगे, तो उपराष्ट्रपति को। क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र देना चाहेंगे, ये जो रिजाइन किसे दिया जाएगा, राष्ट्रपति को संबोधित करेगा, ठीक है। और यह त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। इसकी चर्चा कहाँ किया गया, अनुच्छेद 56 के क्लॉज 2 में किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि यानी एक क्या हो गया, त्यागपत्र देकर राष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देगा, उपराष्ट्रपति को, है ना। उपराष्ट्रपति को एक त्यागपत्र देगा और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसे सौंपेगा, लोकसभा अध्यक्ष को। इसकी चर्चा किया गया संविधान के अनुच्छेद 56 के 2 में चर्चा किया गया है। आपको बताया थे 56 में ही आपका कार्यकाल के बारे में बताया गया। यह कार्यकाल से पहले अगर ये रिजाइन देते हैं तो 56 के 2 में ये प्रावधान किया गया है। दूसरा तरीका है दोस्तों कि उन्हें हटाया जाए, और हटाने की प्रोसेस का नाम क्या है दोस्तों, महाभियोग। कौन सा प्रोसेस का नाम है, महाभियोग। इन्हें किस विधि के द्वारा हटाया जाता है, क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति को अगर हटाने की बात आए तो किस प्रोसेस के द्वारा हटाया जाएगा, तो महाभियोग के द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा। इसकी चर्चा किया गया अनुच्छेद 61 में। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है, वो है संविधान का अतिक्रमण। कोई संविधान का अतिक्रमण ना करे। जैसे संविधान का अतिक्रमण होती है तब उन पर महाभियोग प्रोसेस शुरू किया जाएगा, और ये प्रोसेस संसद के द्वारा शुरू किया जाता है। आगे चर्चा करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति को किस विधि के द्वारा हटाया जा सकता है, तो महाभियोग प्रोसेस के द्वारा। कहेगा महाभियोग प्रोसेस क्यों लाया जाएगा, जब वो लगे कि संविधान का क्या हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 61 के क्लॉज 1 में किया गया है। आइए दोस्तों कि महाभियोग प्रोसेस कैसा होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलता है। महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए। यानी कि संविधान के प्रावधान का अगर उल्लंघन करते हैं राष्ट्रपति, तब संसद के किसी भी सदन में, संसद के 2 सदन होते हैं दोस्तों, एक होते हैं राज्यसभा और एक होते हैं लोकसभा, किसी भी सदन में यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। कौन सा प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव, और ये लाएगा संसद, ठीक है। लेकिन ये शर्त है कि राष्ट्रपति को प्रस्ताव लाने से 14 दिन पहले यह लिखित सूचना दिया जाए कि आपके खिलाफ में महाभियोग प्रक्रिया लाया जा रहा है, ताकि राष्ट्रपति अपने जो आपने आरोप लगाया है उसको सही सिद्ध करने का उन्हें मौका दिया। आइए आगे चर्चा करते हैं। अगर वो 14 दिन के बाद प्रस्ताव आती है तो कहता उस सूचना पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, यानी 1/4 सदस्यों का क्या हो, हस्ताक्षर हो। जिस सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है वहां से वो क्या होना चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित होने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरा सदन आरोपों की क्या करेगी, जांच करेगा, या फिर दूसरे व्यक्तियों को सौंपेगा कि जांच कीजिए कि जो राष्ट्रपति महोदय पर ये आरोप लगाया जा रहा है वह आरोप सही है या गलत है। यदि आरोप सही हो जाती है, 2/3 बहुमत से सिद्ध हो जाता है, तब उसी दिन से राष्ट्रपति पदच्युत हो जाएंगे। पदच्युत का मतलब राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे, ठीक है। तब प्रोसेस कैसे है, फिर से एक बार समझेंगे दोस्तों कि महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से शुरू हो सकती है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। और जहां से भी अच्छा, ये प्रोसेस कब शुरू होगा, जब संविधान को अतिक्रमण माना जाएगा, यानी अतिक्रमण का आरोप, एक ही आरोप पर ये महाभियोग प्रक्रिया ये शुरू हो सकती है। और ये प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को लिखित सूचना देना होगा कि आप पर महाभियोग प्रोसेस ये आरोप के कारण लाया जा रहा है। उसके बाद में मान लिया जाए कि लोकसभा से ये प्रस्ताव आता है, तो लोकसभा के जितने भी सदस्य हैं उसके 1/4 सदस्य उस प्रस्ताव पर ऑलरेडी साइन कर चुका हो, और यहाँ से फिर 2/3 बहुमत से पास होता हो। अब पास होकर फिर पहुंचेगा कहाँ पर, आपका राज्यसभा में, यदि लोकसभा से शुरू होती है तो। और राज्यसभा में फिर से यहाँ पर उनके आरोपों को जांच कराया जाएगा, या फिर जांच खुद करेंगे, और जांच करने के बाद यदि 2/3 बहुमत से पास हो जाती है, तब उसी दिन से राष्ट्रपति को वहां से उस पद से खाली माना जाएगा, ठीक है। ये महाभियोग प्रोसेस आपका संपन्न हो जाएगी, ठीक है। आज तक कोई भी राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रोसेस लागू नहीं किया गया है। राष्ट्रपति की रिक्ति, यानी राष्ट्रपति का पद कैसे खाली हो सकता है, राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के भीतर भरना अनिवार्य है। यानी कि राष्ट्रपति का पद अगर किसी तरह से खाली होती है तो राष्ट्रपति के पद को 6 महीने के भीतर भरना अति आवश्यक है। राष्ट्रपति का पद दोस्तों एक क्षण के लिए भी खाली नहीं रहता है। तुरंत राष्ट्रपति किसी ढंग से रिक्त पद खाली होती है तो उसके जगह पर आपका उपराष्ट्रपति कार्य करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति 6 महीने तक ही कार्य करेंगे। 6 महीने के भीतर चुनाव कराना अति आवश्यक हो जाती है। अगला है दोस्तों पदावधि समाप्ति पर निर्वाचन। पदावधि समाप्ति पर निर्वाचन कहता है जब राष्ट्रपति की 5 वर्ष की पदावधि समाप्त होती है तो निर्वाचन पदावधि समाप्त से पहले ही कर लिया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति 5 वर्ष की पदावधि समाप्ति होती है, निर्वाचन से पहले समाप्त आपका निर्वाचन करा दिया जाएगा। इसकी चर्चा अनुच्छेद 62 के 1 में। दोस्तों अनुच्छेद 61 तक हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है अभी तक। अब 62 के 1 कहता है कि पदावधि से पहले, है ना, 5 वर्ष की पदावधि से पहले निर्वाचन हो जाए, ये कहता है अनुच्छेद 62 के 1 कहता है। यदि निर्वाचन में विलंब हो जाए तो राज अंतराल ना हो, यानी कि इसके बीच में कोई भी सीट खाली ना हो, उसके लिए क्या किया गया है कि राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता है। इसकी भी चर्चा अनुच्छेद 56 के 1 में किया गया है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सब लेक्चर बहुत ही पसंद आ रहा होगा, तो आप थोड़ा सा इस लेक्चर को शेयर भी कर दें, तो प्यारे प्यारे से कमेंट भी करें, हैं, और अगर लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करें, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि अन्य
आकस्मिकता यानी इमरजेंसी में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 70 में चर्चा किया गया है। यानी आकस्मिकताओं की में राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन कौन करता है, यानी अचानक कुछ हो जाए राष्ट्रपति को तो उसमें निर्वहन कौन करेगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 70 में किया गया है। क्या कहता है अनुच्छेद 70 दोस्तों, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, यानी जब अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, इसकी चर्चा अनुच्छेद 70 में है। कहता है दोस्तों जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो अनुच्छेद 70 के अंतर्गत संसद उपयुक्त व्यवस्था करती है और इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 पारित किया और इसी के तहत यह व्यवस्था किया गया कि इनके अनुसार यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनके न होने पर सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ये आपको बताए थे दोस्तों, ये जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में एक व्यक्ति का नाम आया था जिसका नाम था क्या, एम हिदायतुल्लाह, यानी कि न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इसके कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी नाम आया था उनका, जो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे दोस्तों, ये अनुच्छेद 70 के तहत ही ये राष्ट्रपति के पद भी ग्रहण किए थे। कौन, एम हिदायतुल्लाह, यहाँ पे आपके लिखा हुआ है एम हिदायतुल्लाह का मतलब मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए थे। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 70 के तहत, क्योंकि उस समय जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो गया था, जिसके कारण अनुच्छेद 70 के तहत उन्हें राष्ट्रपति का पद दिया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किस अनुच्छेद के तहत, ये भी ध्यान रखेंगे 70 के तहत। राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते की बात करें दोस्तों तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपये होता है। इसके अलावा उन्हें आजीवन फ्री मेडिकल, आवास एवं इलाज की सुविधा सहित अन्य भत्ते भी मिलते हैं आजीवन। राष्ट्रपति का वेतन इनकम टैक्स से मुक्त होती है, फ्री होता है, आयकर से मुक्त होता है। भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं भी मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटरियल स्टाफ होता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन एवं भत्ते में किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। ठीक है, यानी कि अगर राष्ट्रपति बन गया उसके कार्यकाल के दौरान आप उनके वेतन में नकारात्मक कार्य नहीं कर सकते हैं, है ना। ये नहीं कि 5 लाख रुपये 5 लाख रुपये प्रति महीना आपका वेतन है और जैसे ही कोई राष्ट्रपति बने और उनका वेतन 4 लाख कर दिया जाए। हाँ, 5 से आप 6 कर सकते हैं, सकारात्मक वृद्धि चेंजिंग कर सकते हैं कि नकारात्मक नहीं कार्यकाल के दौरान। यानी कि अगर आप नियम भी बना दिए तो नेक्स्ट राष्ट्रपति से ऐसा होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कहता है अवकाश ग्रहण यानी सेवानिवृत्ति, रिटायर्ड के बाद राष्ट्रपति को पेंशन मिलता है 1.5 लाख रुपये प्रति माह की तरफ से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। स्टाफ पर खर्च है तो 60,000 रुपये प्रति माह मिलती है अलग से। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य, क्या क्या अधिकार एवं कर्तव्य है। इनमें से कुछ कार्य ऐसे हैं दोस्तों जिनकी डिटेल चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। बस मैं एक बार रीडिंग देता हूं, जो समझने लायक होगा उसे मैं समझाने का प्रयास करता हूं। नियुक्ति संबंधी अधिकार, इतना ध्यान रखेंगे दोस्तों कि भारत के में जो प्रमुख पद हैं, है ना, इंपॉर्टेंट पद है, सभी का नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। जैसे भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, ये सब की चर्चा अगर करने लगेंगे दोस्तों तो आपकी वीडियो ऑलरेडी 40 बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए सिर्फ ध्यान रखें कि किसको नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद अगर देखना होगा तो हम प्रधानमंत्री के टॉपिक में देखेंगे कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा। और प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को भी नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। केग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, राज्यों के राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अटॉर्नी जनरल भारत का महान्यायवादी का भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य, ये सबका भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लिस्ट देखना चाहें, बहुत लंबी लिस्ट है दोस्तों। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे, मुख्य जो भी पद होगा सबका नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, यूपीएससी के सदस्य एवं अध्यक्ष दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संघीय क्षेत्र के मुख्य आयुक्त के, वित्त आयोग के सदस्य को, भाषा के आयोग के सदस्य को, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य को, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भारत के राजदूत एवं अन्य राजनयिक की नियुक्ति ये भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एससी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये सब नियुक्ति की पावर है, शक्ति है। अगर हम विधायी शक्ति की बात करें दोस्तों, प्रेसिडेंट लेजिस्लेटिव पावर की, इसमें कहता है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों कि संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। आपका एक होता है आपका लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और एक होता है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, ये संसद के अंग हैं। ठीक है, लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग हैं। इस तरह से देखा है संसद का एक अभिन्न अंग है। इसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त है। कानून बनाने की शक्तियां सब ये आपका राष्ट्रपति के हाथों में है, क्योंकि संसद के 3 आपका अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा के द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता है उसे राष्ट्रपति महोदय के द्वारा साइन किया जाता है। उसके तहत ही वो अधिनियम बन जाता है, अर्थात कानून बन जाता है। इस तरह से विधायी शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। संसद से संबंधित शक्तियां क्या है, संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने एवं लोकसभा भंग करने का अधिकार है। लेकिन जितने भी अधिकार होगा सब मंत्रिपरिषद के सलाह से कार्य करेंगे। इनके बारे में भी हम चर्चा आगे करेंगे जब प्रधानमंत्री के टॉपिक पढ़ेंगे। तो संसद के सत्र का आहूत मतलब बुलाने का भी काम राष्ट्रपति का है, कुछ समय के लिए रोकने का भी काम राष्ट्रपति का, लोकसभा को भंग करने का भी काम राष्ट्रपति का। लेकिन जितने भी करेंगे सब आपका प्रधानमंत्री के सिफारिश पर या मंत्रिमंडल के सिफारिश पर करेंगे।
अभिभाषण की शक्ति है, संसद के एक सदन में या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण करने की शक्ति है। ठीक है, संयुक्त बैठक क्या होता है? संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार आपका राष्ट्रपति का ही है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। इस अभिभाषण भी देने की शक्ति है। विशेष अभिभाषण कहता है लोकसभा के प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र का आरंभ में, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद में संयुक्त रूप से अभिभाषण करने की शक्ति है। यानी कि जब नए नए लोकसभा का निर्वाचन होता है तो उसमें पहला सत्र में राष्ट्रपति का ही अभिभाषण दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र यानी पहली बार जो सेशन चलता है उसमें भी अभिभाषण देने की शक्ति होती है। अगला देखें दोस्तों, विधेयक पर स्वीकृति, यानी कोई भी बिल, विधेयक को इंग्लिश में कहते हैं बिल पर स्वीकृति देने की भी अधिकार है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून बनता है। ये चीज आपको बताए थे कि या तो लोकसभा से पास हो कोई बिल या फिर राज्यसभा, दोनों से जब पास हो जाता है तब आपका राष्ट्रपति के हस्ताक्षर या स्वीकृति से ही क्या करते हैं वो कानून बन जाता है। पहले वो बिल होता है फिर वो एक्ट में परिवर्तित हो जाती है। अगला दोस्तों, पूर्व स्वीकृति आवश्यक वाले विधेयक, यानी कुछ विधेयक या कुछ बिल ऐसे होते हैं कि राष्ट्रपति के पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तभी वो संसद में आपका प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ लिखा है संसद में निम्न विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। कौन कौन से विधेयक हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये कौन कौन से विधेयक हैं। यहाँ पर कुछ विधेयक दिया गया दोस्तों, जैसे नए राज्य का निर्माण करना हो या राज्य के क्षेत्र या सीमा एवं नाम में परिवर्तन करना हो। अगर इस तरह के विधेयक लाते हैं तो सबसे पहले आप राष्ट्रपति से क्या करेंगे? सहमति लेंगे, तभी ये विधेयक ला सकते हैं। धन विधेयक, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 110 में किया गया। ये धन विधेयक हो, राज्य से संबंधित क्षेत्र को बढ़ाना हो, नए क्षेत्र नए राज्य का निर्माण करना हो, ये सब में के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है। संचित निधि से व्यय करने वाले विधेयक, ये इसकी भी चर्चा 117 में है दोस्तों। ये विधेयक भी लाना हो तो आप राष्ट्रपति से पूर्व सहमति लेकर ही लाएंगे। ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्य हित जुड़ा हुआ हो, ये और राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध हो, ये सबके ऐसे विधेयक हैं जो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति यानी राष्ट्रपति से पहले पूछा जाएगा तभी ये संसद में बिल लाया जाता है। लगाने वाले विधेयक, अच्छा वही यहाँ लिखे हैं कि प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक। अब क्या करता है दोस्तों, ये जो चर्चा किया गया है आपका व्यापार वाणिज्य वाला, ये अनुच्छेद 304 में किया गया। राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम पर प्रतिबंध लगाने 304 की व्याख्या है। संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति है, ये जो शक्ति है दोस्तों अनुच्छेद 108 के तहत ये प्राप्त है, और ये जो शक्ति प्राप्त है ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, यही यहाँ लिखा है कि यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को है। किस अनुच्छेद के तहत संयुक्त बैठक की बुलाई जाती है? 108 के तहत। और ये किस तरह के विधेयक के लिए संयुक्त बैठक बुलाया जाता है? तो ये दोस्तों साधारण विधेयक होनी चाहिए, धन विधेयक हो या फिर आपका संविधान संशोधन विधेयक हो, ये सब विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता है। विधेयक क्या होता है, अधिनियम क्या होता है, इसकी चर्चा हम लोग किसी अन्य लेक्चर में करेंगे। अगला दोस्तों कि किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 113 के क्लाउज 3 में है। संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत दिया गया है। लेकिन वर्तमान में 104 संविधान संशोधन के तहत ये 2019 से एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति करने की है, मनोनयन करने की बात है, इसे समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन पूछेगा, ये भी पूछा जा सकता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनयन करते थे? तो 2 सदस्यों को। किस अनुच्छेद के तहत? 331। लेकिन यही लिखा है कि तहत प्रदान की गई थी, लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। यानी कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? तो एंग्लो इंडियन समुदाय वे व्यक्ति होते हैं दोस्तों जिसमें से माता या पिता में से कोई भी भारतीय हो और अन्य एक यूरोपीय हो। ठीक है, माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और कोई एक यूरोपीय हो, तो वैसे उससे जो संतान पैदा होते हैं उन्हें आंग्ल भारतीय कहा जाता है। तो उन्हीं के प्रतिनिधित्व के लिए लोकसभा में पहले 331 के तहत आपका 2 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते थे, लेकिन वर्तमान में इसे समाप्त कर दिया गया है। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता करने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। ये चर्चा अनुच्छेद 80 के 3 में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये अभी भी जारी है। क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं? तो 12 व्यक्तियों को। ठीक है, राज्यसभा में। और ये किस क्षेत्र में अनुभव या दक्षता प्राप्त किया हो? तो कला में, साहित्य में, पत्रकारिता में, विज्ञान एवं सामाजिक कार्य, ये सब में अनुभव प्राप्त व्यक्ति हों। अगला है दोस्तों अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत आपका अध्यादेश जारी किया जाता है। और ये अध्यादेश तभी जारी किया जाएगा जब संसद सत्र में नहीं हो, संसद का स्थगन हो, संसद सत्र नहीं चल रहा होता है। ठीक है, इसका प्रभाव कहता है संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। क्वेश्चन पूछेगा जो अध्यादेश का मतलब होता है दोस्तों टेम्पोररी कानून, यानी कि जब संसद सत्र में नहीं चल रहा हो और अति आवश्यक हो किसी चीज पर कानून बनाना, तब राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का 1, 2, 3 का प्रयोग करके टेम्पोररी कानून बना सकता है। लेकिन ये कानून संसद सत्र जब शुरू होगा उसे 6 सप्ताह तक ही रहता है। अगर 6 सप्ताह के बाद वो और उस पर सहमति जता देती तब ये परमानेंट कानून बन जाती है। ठीक है, यहाँ लिखा है परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकती है। जब दोनों सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त नहीं है। संसद स्थगन हो तभी ये प्राप्त होती है अध्यादेश जारी करने की। अगला है दोस्तों सैनिक शक्ति।
सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। ठीक है, सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति, क्वेश्चन पूछेगा तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति होते हैं, और तीनों की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित है, कानून के द्वारा नियमित है। राजनीतिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति क्या क्या दोस्तों, कहता है दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। ये चर्चा किस अनुच्छेद में है दोस्तों, 53 में किया गया था। राष्ट्रपति यानी कोई भी चर्चा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरे देश के साथ समझौता या संधि करना हो तो किसके नाम से किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। अगला दोस्तों, राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी करता है। यानी कि भारत से दूसरे देश में कोई राजदूत जाता है उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इसके अलावा विदेश के राजदूत जब भारत आता है तो उनका भी अनुमोदन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला है दोस्तों क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड को ये इस तरह से क्षमा किया जा सकता है, 4 तरह से। कौन कौन है दोस्तों, क्षमा पूरी तरह से क्षमा कर सकता है, आगे चर्चा करेंगे, इसका विश्लेषण किया गया। प्रविलंबन, परिहार या लघुकरण, ये क्या होता है इसकी चर्चा आगे करते हैं। यहाँ पे किया गया है क्षमा के अंतर्गत क्या किया जाता है दोस्तों। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करता है दोषियों को, तो अनुच्छेद 72 के तहत। क्षमा में क्या किया जाता है कि क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है और दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है, पूर्ण रूप में क्षमा कर दिया गया। लघुकरण के अधीन क्या किया जाता है दोस्तों, लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। जैसे मृत्यु दंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित कर सकता है। लघुकरण का मतलब उसके स्वरूप को बदल दिया जाता है। लघुकरण का मतलब दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है। किसी को अगर फांसी की सजा दिया गया है तो लघुकरण कर उसे कठोर कारावास या साधारण कारावास में परिवर्तन कर सकता है। परिहार में क्या कहता है कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है। यानी कि इसमें प्रकृति वही है, जैसे किसी व्यक्ति को मान लिया जाए कि 2 वर्ष की कठोर कारावास दिया गया है तो उसे 1 वर्ष की कठोर कारावास में परिहार कर किया जाता है। यानी कि प्रकृति वही कारावास ही होगा, लेकिन समय की अवधि में क्या किया जाता है दोस्तों, कमी कर दिया जाता है। तो आपने क्षमा समझ लिया, क्षमा को पूर्ण रूप में समाप्त कर दिया जाता है। लघुकरण में आपका स्वरूप को ही बदल दिया जाता है, यानी कि मृत्युदंड को आप कारावास में परिवर्तन कर सकते हैं। और परिहार में क्या होता है कि प्रकृति सेम रहता है लेकिन उसके समय में क्या किया जाता है, कमी कर दी जाती है। पर अविलंबन क्या कहता है दोस्तों, किसी दंड पर विशेषकर मृत्यु दंड को रोक लगाना है ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। यानी कि जब किसी व्यक्ति को मान लिया जाए कि ये फांसी की सजा दी गई है तो उस पर रोक लगाना है तो किसके अधीन आप क्षमा याचना कर सकते हैं, तो प्रविलंबन के अधीन कर सकते हैं। अविराम में कहता है दोस्तों कि किसी दोषी की सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है। विशेष स्थिति जैसे ये गर्भवती स्त्री को सजा को कम कर देना। जैसे कोई गर्भवती महिला है, अब उसको फांसी की सजा होना है तो मान लिया जाए कि गलती तो क्या महिला, अब उसमें उसके गर्भ में जो बच्चे पल रहे हैं उसका तो कोई गलती नहीं है, जिसके कारण उसकी सजा को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। किसके तहत में, तो विराम के तहत में। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि ये चारों जो क्षमा करने की प्रक्रिया है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम रिकॉल करने का प्रयास करें। क्षमा में पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता है, उसके बाद में प्रविलंबन था, है ना। उसके बाद में क्या था दोस्तों, आपका लघुकरण, लघुकरण में स्वरूप को बदल दिया जाता है और परिहार में अवधि को कम कर दिया जाता है। प्रविलंबन में आपका जैसे क्षमा याचना करने की जो किया जाता है प्रविलंबन के तहत किया जाता है और विराम में सजा को विशेष स्थिति में कम कर दी जाती है। यहाँ लिखा एक नोट में दोस्तों, कहता है कि जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं किया जा सकती। यानी एक बार आपने प्रविलंबन के तहत क्षमा याचना भेजा है और राष्ट्रपति ने उसे रद्द कर दिया हो तो आप दोबारा इसको ये दायर नहीं कर सकते हैं। अगला दोस्तों कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। इसकी चर्चा हम लोग संविधान के भाग वाले लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप संविधान वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहीं लिखा है मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकते हैं। कौन कौन है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल है, राज्य आपातकाल है और आपका वित्तीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद 352 में किया गया है। ये 3 आधार पर किया जा सकता है। युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है 352 के तहत। और ये लागू कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर। राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, ये लागू तब किया जाता है जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाती है और इसकी जानकारी राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती है। तब अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण राज्य आपात या राष्ट्रपति शासन लागू हो जाती है। वित्तीय आपातकाल की बात करें दोस्तों, यह अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है और ये न्यूनतम 2 महीने के होते हैं। अगला है दोस्तों राष्ट्रपति एवं उच्चतम न्यायालय से परामर्श। ये जो उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति को यह अधिकार है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट से किसी विशेष मुद्दे को लेकर ये सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं या परामर्श ले सकते हैं। ये जो ताकत देती है संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत दिया जाता है। वहीं लिखा राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर अनुच्छेद 143 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। अगला दोस्तों राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। वीटो शक्ति क्या है दोस्तों, कहता है संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। आपको बार बार बताया जा रहा है कि जब संसद कहें तो ये लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों से पारित होने के बाद बिल जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, जब वो अपनी सहमति देते हैं तब वो अधिनियम बनते हैं। ठीक है, तो अब इसी में क्या है कि राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्राप्त है, वीटो शक्ति। कहता है जब विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है तो उसके पास 3 विकल्प होते हैं। ये शक्ति देता है 111, यानी कि 3 को 1 में 3 विकल्प दिया जाता है राष्ट्रपति को।
कौन कौन सा है दोस्तों? कहता है कि वह विधेयक की स्वीकृति दे सकती है, स्वीकृति को सुरक्षित रख सकते हैं अपने पास, और या तो विधेयक में भी धन विधेयक को छोड़कर संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। अब आप बार बार कहेंगे सर धन विधेयक आ रहा है, वित्त विधेयक आ रहा है, सब क्या है? तो विधेयक के अलग से लेक्चर में बनाऊंगा, वहां पर आप देख लेंगे। तो विधेयक संसद को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। कहता है दोस्तों यदि संसद उस विधेयक को बिना संशोधन या संशोधन के साथ पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति को स्वीकार देनी होती है। ये जो दिया गया है, ये बात किया गया 24वां संविधान संशोधन 1971 के तहत कि अगर राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं देती है और उसे लौटा दिया जाता है और संसद फिर से संशोधन करके या बिना संशोधन के दोबारा भेजता है तो राष्ट्रपति देने के लिए ये स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो कैसा शब्द है? वीटो एक लैटिन शब्द है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है रोकना। भारत के राष्ट्रपति में 3 प्रकार की वीटो शक्तियां नहीं थी। कौन कौन? अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो, यानी पॉकेट वीटो इसको कहते हैं। अत्यंतकारी वीटो क्या होता है दोस्तों? कहता है कि अर्थात अत्यंतकारी वीटो का मतलब हुआ कि विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय को सुरक्षित रख लेना, यानी कि कोई संसद जो है आपका विधेयक दिया राष्ट्रपति के पास, वो अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं। निलंबनकारी वीटो क्या होता है कि विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके, यानी वैसा विधेयक जो विधायिका द्वारा यानी कि जो कानून संसद भेजा है उसके द्वारा साधारण बहुमत द्वारा इसे निरस्त की जा सके। जेबी वीटो या पॉकेट वीटो क्या होता है दोस्तों? विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना, है ना, यानी ये लिया अपने पास, राष्ट्रपति अपने पास रखते हैं और उस पर कोई निर्णय ही नहीं देते हैं, यानी वो जेबी वीटो या पॉकेट वीटो कहलाता है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं कि अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और आपका पॉकेट वीटो क्या है। कहता है इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है और यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। सामान्यतः यह वीटो निम्न 2 मामलों में प्रयोग किया जाता है। एक होता है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में। गैर सरकारी सदस्य वह सदस्य होते हैं दोस्तों जो मंत्री नहीं हो बल्कि वह संसद का सदस्य हो। संसद का सदस्य जो मंत्री ना हो, उसके द्वारा अगर कोई विधेयक दिया जाता है तब उस स्थिति में वो अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकते हैं राष्ट्रपति। सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र देते है ना, जैसे मान लिया जाए कि पहले बिल बन चुका है और राष्ट्रपति के पास पहुंचा है और कुछ समय के बाद ही लोग ये मंत्रिपरिषद क्या किया, मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, उस स्थिति में वो निलंबनकारी अत्यंतिक वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। वही यहाँ लिखा, जब विधेयक पारित हो गया हो तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष होनी बच गया हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह देता हूँ। दूसरा है दोस्तों निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करते हैं जब वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाता है। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब वह किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दे तो राष्ट्रपति को उस पर अनुमति देनी हो जाती है। पहला में क्या था दोस्तों कि अत्यंतिक वीटो में वो अपने पास सुरक्षित रख लेता था। ठीक है, और दूसरा में क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाता है और लौटा दिया तो ये भी एक वीटो हुआ। और वो कैसा वीटो हुआ? निलंबनकारी वीटो। लेकिन अगर वो जो लौटाया और पुनः संशोधन किए या बिना संशोधन के दोबारा वही विधेयक भेजता है संसद राष्ट्रपति के पास, तब वह अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाता है। इसको शॉर्ट में अगर देखना चाहें तो तीनों प्रकार की वीटो की शक्ति कहते हैं। अत्यंतिक वीटो में क्या होता है? विधेयक पूर्ण रूप में क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। निलंबनकारी वीटो में क्या होता है दोस्तों? पुनर्विचार हेतु लौटाया जाता है। और पॉकेट वीटो में कोई निर्णय ही नहीं दिया जाता है। यहाँ लिखा निलंबनकारी वीटो को संसद साधारण बहुमत से निरस्त कर सकती है। निलंबनकारी भी क्या होता है कि फिर से पारित कर देगा तब उसे वीटो निरस्त हो जाएगा और उसे सहमति देना पड़ेगा। वही यहाँ लिखा है कि यदि कोई विधेयक बिना तथा संशोधन के साथ पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि राष्ट्रपति के इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निष्प्रभावी किया जा सकता है। आगे देखते हैं नोट में क्या है कि धन विधेयक से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। कहता है राष्ट्रपति धन विधेयक के मामलों में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि धन विधेयक के बारे में आपको बताया था कि पूर्व सहमति से ही बिल को पास किया जाता है और जब पहले ले ही लिया सलाह तो फिर क्या आप लौटा रहे हैं। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को या तो अपनी स्वीकृति दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, लेकिन उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। किसको? धन विधेयक को। अगला है दोस्तों कि साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर उसी समय अपनी स्वीकृति दे देता है जब संसद में उसकी पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। जेबी वीटो यानी पॉकेट वीटो क्या है दोस्तों? कहता है राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने के निर्णय के लिए समय सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी या पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। यानी राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देना है या ना ही देना है, इसके निर्णय की समय सीमा का जब अभाव होती है कि ऐसे कि कोई समय सीमा ही नहीं है, तब वो जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। और अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा दें, तुरंत लौटा दें, जल्दी, देरी मत करें, है ना। जेबी वीटो का उदाहरण है, अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है, 1986 में संसद द्वारा पारित किया गया था भारतीय डाक संशोधन अधिनियम, है ना। इस समय ज्ञानी जैल सिंह थे इस पर जेबी वीटो का प्रयोग कर लिए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि जेबी वीटो का प्रयोग पहली बार कब किया गया था? तो 1986 में भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा? ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा। लेकिन 3 वर्ष के बाद 1989 में अगले राष्ट्रपति बने आर वेंकटरमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, लेकिन सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। इस प्रकार रद्द हो गया।
संविधान संशोधन से संबंधित कुछ तथ्य है दोस्तों जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। कहता है संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। 24वें संविधान संशोधन 1971 ने संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी बना दिया था। क्वेश्चन पूछेगा संविधान संशोधन अधिनियम पर विधेयक पर राष्ट्रपति को स्वीकृति देना बाध्य कब बनाया गया था? तो 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। कुछ और वीटो है दोस्तों। कहता है राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो। राज्य विधायिकाओं के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल या राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देता है। यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ लाया गया हो तो, यानी कि कहता है दोस्तों कि जब राज्य की विधायिका ने राज्य विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल स्वीकृति दे दे, या तो राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल आपका विचारार्थ रखता हो तो राष्ट्रपति स्वीकृति दे तभी वो अधिनियम बनता है। तो अनुच्छेद 200 क्या कहता है दोस्तों? राज्यपाल के पास कुछ विकल्प दे देता है। जैसे अनुच्छेद 111 तहत राष्ट्रपति को विकल्प दिया था, आगे चर्चा करेंगे हम लोग। इसमें राष्ट्रपति के लिए भी है और राज्यपाल से संबंधित भी कुछ है, आगे राज्यपाल की भी डिटेल चर्चा करेंगे। जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर राज्यपाल के विचार उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प हैं। यानी कि क्या करता है कि राज्यपाल कुछ विधेयक को रख लेते हैं और रख के ये कहा जाता है कि इस पर कौन या विचार करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। कौन विचार करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। तब राष्ट्रपति को अनुच्छेद 200 के तहत 4 विकल्प देते हैं, है ना, राज्य की विधेयक के लिए। क्या क्या कहता है दोस्तों? ये देखेंगे। कहता है वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, वह विधेयक को राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि कभी भी वो धन विधेयक को लौटा नहीं सकता है। वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार आरक्षित कर सकता है। ये जो पावर दिया गया दोस्तों, ये राज्यपाल को पावर दिया गया। किसको पावर दिया गया? राज्यपाल की पावर दिया गया। किसके तहत? अनुच्छेद 200 के तहत। ठीक है। अब क्या कहता है दोस्तों कि 201 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पास अगर विचाराधीन रख दिया तब राष्ट्रपति का पास विकल्प आ जाता है। कहता है जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार आरक्षित किया जाता है तो अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प, 200 के तहत राज्यपाल के पास 4 विकल्प। स्वीकृति दे दे, स्वीकृति नहीं दे, रोका रख सकता है ना, या फिर आपका राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है, या फिर और क्या है दोस्तों, या तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राज्यपाल के पास जो पावर है अनुच्छेद 200 के तहत। लेकिन 201 के तहत राष्ट्रपति को पावर मिल जाता है। इसके लिए 3 विकल्प इनके पास है। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, और वह राज्यपाल को निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दो। ठीक है। तो ये 3 पावर 201 के तहत राष्ट्रपति को है, और जबकि 200 के तहत 4 पावर था राज्यपाल को। ठीक है। अब क्या कहता है? राष्ट्रपति का पूर्ण वीटो, पूर्णतः वीटो कब ये लागू करता है? कहता है यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना या संशोधन करके विधेयक को पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है। ये राज्य के लिए दोस्तों, लेकिन केंद्र के लिए आपको बताए थे संघ के लिए अगर संशोधन किया या संशोधन किए बिना अगर पुनः भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास तब तो वो बाध्य है स्वीकृति देने के लिए। लेकिन अगर राज्य सरकार के द्वारा आपका राष्ट्रपति के पास भेजा गया, अगर वो स्वीकृति नहीं देते हैं तो पुनः भी पास किया जाता है तो बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। इसका अर्थ यह है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती, लेकिन संघ की विधायिका निरस्त कर सकता है। संविधान में यह समय सीमा तय नहीं है कि राष्ट्रपति कब तक निर्णय देगा। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधेयकों पर जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। वही यहाँ लिखा है दोस्तों, अनुच्छेद 200 राज्यपाल के 4 विकल्प देते हैं और 201 राष्ट्रपति के 3 विकल्प, लेकिन ध्यान रहे धन विधेयक को वापस नहीं किया जा सकता है। राज्य विधायिका राष्ट्रपति का वीटो निरस्त नहीं कर सकते, ये देख लीजिए। पॉकेट वीटो का प्रयोग संभव है इसमें। भारत में राष्ट्रपति के द्वारा कुछ अन्य कार्य संघ वित्त आयोग की सिफारिश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदन संसद के पटल पर रखवाया जाता है। ये किसके द्वारा करवाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। कुछ फैक्ट है दोस्तों, उसको भी देखते हैं और उसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। काफी लंबा वीडियो होगा, आप थोड़ा पेशेंस बनाएंगे, रुक कर देखेंगे। ठीक है। वीडियो पॉज कर फिर आप देख सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आप सब जानते हैं। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने, आगे उपराष्ट्रपति के टॉपिक में देखेंगे, और 1 बार राष्ट्रपति भी बने हैं। कौन कौन 2 बार उपराष्ट्रपति बने दोस्तों? तो वो हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जो 1952 से 62 तक के रहे, और हामिद अंसारी जो कि 2 बार ये भी उपराष्ट्रपति रहे। हालांकि इसकी चर्चा हम उपराष्ट्रपति के टॉपिक में भी करेंगे। केवल बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, इसकी भी चर्चा हम कर चुके थे। अगला केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो एक बार चुनाव में हार गए थे और फिर दोबारा आपका निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे, निर्वाचित हुए थे। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थे, जबकि भारत के प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति आपका श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हुए, है ना। इस प्रकार दोस्तों आपका संघ की कार्यपालिका शक्ति के अधीन राष्ट्रपति का टॉपिक समाप्त हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।